हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स डू इट। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 जियोग्राफी। सो इसमें हम इंडिया के सारे फिजिकल फीचर्स जो है पढ़ेंगे और सब पे एक राइड लेके आएंगे। सो दिस इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फन फिल्ड चैप्टर। और यस, इसमें कुछ मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद करने पड़ते हैं। दैट्स ऑल फाइन, हम याद कर लेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और गाइस, सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। सो आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, शायद कल अपलोड हो, तो कल अपलोड होगी। फिर भी हैप्पी होली। और क्या प्लान्स है वो सारे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो एग्जाम्स चल रहे हैं अभी मेरे, सो आई एम प्लानिंग टू गो। फिर भी आधे घंटे के लिए जाके आते हैं, सो माइंड फ्रेश होगा। तो आप भी ज़रूर होली खेल के आना। एंड दैट्स ऑल अबाउट आवर फेस्टिवल। हम मूव करते हैं फर्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के, जो है हिमालयन माउंटेन्स। ये हिमालयन माउंटेन्स है एक रिजल्ट ऑफ कोलिजन। मतलब ये अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, उसके लिए ये 40-50 मिलियन ईयर्स ओल्ड बने हुए हिमालयन माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स ही है। यंग फोल्ड इसलिए क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइजन से ये बने हैं। वो कैसे, देखो। सबसे पहले जो है अर्थ एक सिंगल लैंडमास हुआ करता था। उसमें पैंजिया करके एक होल लैंडमास था। वो इवेंचुअली डिवाइड हो गया दो लैंड मासेस में। एक है गोंडवाना और एक है लवरेशिया, जो भी है प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। सो इसमें गोंडवाना लैंड में था इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब गोंडवाना लैंड भी डिवाइड हो गया था कुछ पार्ट्स में। उसमें से एक पार्ट था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया गया। और फिर जब ये दो प्लेट्स, मतलब ऐसे मान लो ये हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये हमारा यूरेशियन प्लेन, तो ये दोनों जब टकराए तो इनके कोलिजन से यहाँ पे एक यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स बन गए। वही हमारे हिमालयन यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो आई होप आपको ये समझ गया होगा। सो बस हमारे बुक में तो गोंडवाना लैंड के उसके बारे में दिया है, तो हम इतना याद रख लेंगे, फिर भी ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए थी जो एकदम क्यूरियस होते हैं ना कि क्या हुआ था एक्चुअल में, उनके लिए। सो नाउ अब हिमालयन माउंटेन्स कहाँ से हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश तक हमारे हिमालयन माउंटेन्स जो है इस तरीके से हैं। ठीक है ना। सो इनकी टोटल लेंथ है 2400 किलोमीटर्स। एंड विड्थ ऑफ द हिमालयस जो है वैरी करता है। मतलब देखो, यहाँ पे जो है विड्थ ज़्यादा है और यहाँ पे आते आते विड्थ ऐसे कम हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के पास में हिमालयस का विड्थ है 400 किलोमीटर्स और यहाँ पे आते आते जस्ट 150 किलोमीटर्स। सो ऐसे आप देख सकते हो कि डिक्रीज हो रहा है। एंड अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ हिमालयास। हिमालयास जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे? इसकी मैंने बोला था कि उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो इस तरीके से जा रहे हैं हिमालयास। सो यहाँ पे जो इतना पार्ट है ये, और इसको मैं दूसरे कलर से ले लेती हूँ, ये वाला पार्ट, और मैं और एक कलर लूँगी, ये वाला पार्ट। तो ऐसे 3 सब पार्ट्स में हिमालयास जो है डिवाइडेड है। उसमें फर्स्ट पार्ट है हमारा इनर और ग्रेटर हिमालयास। इसको हम हिमाद्री भी कहते हैं। तो ये ना बड़े बड़े माउंटेन कह लो, मतलब ग्रेटर हिमालयास है ना, बड़े हिमालयास, तो इसलिए ये बहुत बड़े होते हैं। और ये मोस्टली ग्रेनाइट के बने होते हैं और बहुत कंटिन्यूस होते हैं। मतलब माउंटेन के बाद माउंटेन ऐसे रेंज, हिमालयन माउंटेन रेंज बना देते हैं। सो मोस्टली ग्रेनाइट से बने होते हैं और यहीं से जो है गंगोत्री ग्लेशियर जो है निकलती है। और माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का, माउंट एवरेस्ट भी ग्रेटर हिमालयास में ही है और माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, जैसे हम सबको पता है। सो एवरेज हाइट जो है हिमाद्री की, मतलब हिमाद्री के माउंटेन्स जो है उनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स। और ये हो गई थी नेपाल की। वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, जो कि है कंचनजंगा। ठीक है, तो कंचनजंगा जो है इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है। अब नेक्स्ट है मिडिल हिमालयास। इनको हम हिमाचल भी कहते हैं। ये मोस्टली बने होते हैं कॉम्प्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से, और इनके एवरेज हाइट वेरी करती है बिटवीन 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स, और इनकी विड्थ होती है 50 किलोमीटर। ठीक है, और इसके कुछ मेन माउंटेन्स हम बात करें तो पिर पंजल रेंज जो है जम्मू कश्मीर में है, और धौलाधार रेंज जो है एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत रेंज जो है नेपाल में है, और मनाली जो है कुल्लू में। ठीक है, और हमारे नेक्स्ट है आउटर हिमालयास और दी शिवालिक्स। ये थोड़े और छोटे हैं, ऐसे डिक्रीज होते आ रहे हैं ना हाइट से। तो ये मोस्टली पोटवार प्लेट्यू ऑफ द पाकिस्तान टू ब्रह्मपुत्र वैली इन इंडिया। तो
ये पोटवार प्लेट्यू से स्टार्ट होके ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड होते हैं और इनकी एवरेज विड्थ जो है 10 to 50 किलोमीटर्स और उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, 900 to 1100 मीटर्स। अब यहाँ पे दुन एक आता है कॉन्सेप्ट। तो दुन्स क्या होते हैं, जब देखो कोई यहाँ पे मैंने ड्राइंग बना रखा है बट मैं आपको और एक बार फ्रेश ड्राइंग दिखाती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कोई माउंटेन है और यहाँ से कोई रिवर अब मज़े में अच्छे से मूव हो रही थी, मतलब फ्लो हो रही थी, और यहाँ पे उसके लिए एक ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है। तो रिवर क्या है, अब आगे मूव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे एक टेम्परेरी लेक काइंड ऑफ थिंग बना लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसकी स्लेट एल्यूवियम जो भी वो लाई थी अपने साथ, वो सारे यहाँ पे डिपॉजिट कर देगी, डिपॉजिट करके रख देगी। बट ओवर द ईयर्स वो कंटिन्यूसली प्रेशर एक्सर्ट करती रहेगी इस माउंटेन पे, तो एक तरीके का थोड़ा सा जगह बन जाएगा इस माउंटेन में से, तो वो रिवर वहाँ से निकल जाएगी, तो उस छोटे से जगह से पूरी रिवर निकल जाएगी। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे एक तरीके से ड्राई रिवर बचेगा, तो इसी जगह को हम दुन कहते हैं, ठीक है। ड्राई रिवर को ही हम दुन कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको एकदम डेफिनेशन तो मिल जाएगा, बट मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझे। डेफिनेशन तो हम कैसे भी लर्न करके लिख लेंगे जब हमको कॉन्सेप्ट पता हो। तो कुछ दुन से जिसके आपको मोस्ट फेमस देहरादून, कोटली दुन, पाटली दुन, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स है दुन के। अब ये था हिमालय का ऐसे नॉर्थ टू साउथ। अब ईस्ट टू वेस्ट भी हिमालयास डिवाइडेड है। ईस्ट टू वेस्ट कैसे डिवाइडेड है देखते हैं। हिमालयास जो है इंडस से सतलज रिवर के बीच में जो भी हिमालयास आते हैं उसको हम पंजाब हिमालयास कहते हैं, पंजाब हिमालयास कहते हैं। और जो सतलज से काली रिवर के बीच में आते हैं उनको हम कहते हैं कमॉन हिमालयास। और तीस्ता से दिहांग के बीच में जो हिमालयास आते हैं उनको हम अस्साम हिमालयास। और नियर ब्रह्मपुत्र रिवर के पास जो हिमालयास आते हैं उनको हम पूर्वांचल रेंज कहते हैं, ठीक है। ये मेनली सेडिमेंट्री रॉक रेंज से बने होते हैं। ये जो पूर्वांचल रेंज है ना, ये स्पेशल है, क्यों पता है, क्योंकि ये इंडो म्यांमार बॉर्डर बनाता है, मतलब इंडिया का और म्यांमार का एक तरीके से बॉर्डर काइंड ऑफ थिंग बना देता है। तो इससे हमने पढ़ लिया हिमालयास। तो हिमालयास में हम लोग एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं क्या था, कि हिमालयास जो है यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं और ये टेक्टोनिक कोलिजन की वजह से बनी हैं। और इनकी लेंथ है 2400 किलोमीटर्स और इनकी विड्थ है ऑलमोस्ट अराउंड 400 किलोमीटर्स टू 150 किलोमीटर्स। और ये डिवाइडेड है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स में। सो हिमाचल जो है ग्रेटर हिमालयास कहते हैं, इसी में आपकी एवरेज हाइट आती है 6000 मीटर्स। और ग्रेटेस्ट माउंटेन पीक जो है इसी में आता है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8448 मीटर्स। और नेक्स्ट है मिडिल हिमालयास, जहाँ पे कुछ अच्छे रेंज आते हैं, जिसमें पिर पंजल रेंज है जो जम्मू कश्मीर में है, और इसकी एवरेज हाइट जो है हम कह सकते हैं 3700 टू 4500 में है। और आउटर हिमालयास तो एकदम अच्छे हैं और मतलब छोटे से हैं, 900 to 1100 मीटर, उनकी विड्थ 10 to 15 मीटर्स। और दुन्स आते हैं, दुन्स का हमने समझ लिया है। और नेक्स्ट इंडस से सतलज रिवर के बीच में जो हिमालयास आते हैं उनको हम कहते हैं पंजाब हिमालयास। और सतलज से काली रिवर के बीच में जो आते हैं उसको कुमो हिमालयास। और तीस्ता से दिहांग रिवर के बीच में उनको हम अस्साम हिमालयास। और नियर ब्रह्मपुत्र के पास जो आते हैं हिमालयास उसको हम पूर्वांचल रेंज कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं और ये बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, ये नोटेबल पॉइंट है पूर्वांचल रेंज के बारे में। अब नर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं। नर्दर्न प्लेन्स जो है मोस्टली एल्यूवियल सॉइल से बने होते हैं और ये प्लेन एरिया है। और यहाँ पे जो है एरिया की बात करें तो ऑलमोस्ट कंप्राइज करता है 7 लाख किलोमीटर्स की। और ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर भर के होती है। और एग्रीकल्चर भर के हो रही है तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी डेंस है, ठीक है। और ये 3 रिवर्स के उससे बना है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये 3 रिवर्स जो है मिलके हमारे नर्दर्न प्लेन्स बनाते हैं। तो इसके कुछ रिलीफ फीचर्स, नर्दर्न प्लेन्स के रिलीफ फीचर्स की बात करें तो हमारा आता है भाबर, तराई, भांगर और खादर। सो भाबर जो है 8 to 16 किलोमीटर वाइड होते हैं। ये जो है पैरेलल का साइन है, 11 नहीं है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं ना तो वैसे ही लिखना पड़ता है सॉरी। सो पैरेलल टू शिवालिक्स, कैसे वो सारा मैं बताती हूँ। ये एक रॉकी रीजन है, मेनली फुट हिल्स पे होता है और यहाँ पे जो है स्ट्रीम्स डिसअपियर हो जाते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कौन से। सो हम ले लेते हैं
रिवर जो है अपने साथ बहुत सारे रॉक्स कैरी करते हैं, कुछ रॉक्स जो है फाइन होते हैं और कुछ रॉक्स बड़े बड़े होते हैं। जब रिवर्स ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए आ रही है, मतलब ऊपर से हिमालय से आ रही है फ्लो करते हुए, यहाँ पे आके जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, वो आके रुक जाएंगे क्योंकि इनकी वेट इतनी ज़्यादा होगी कि वो आगे रिवर इनको ले नहीं जा पाएंगे। ऐसे पूरा एक रॉकी रीजन यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, वो रॉक्स आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस रॉकी रीजन की वजह से नीचे जो रिवर जा रही है वो दिखती नहीं है हमको, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही हो गया वहाँ पर। अब तैराई की बात करें तो आगे जाते जाते रिवर जो है वहाँ पे वेट स्वैम्पी मार्शी लैंड आ जाता है, जहाँ पे थिक फॉरेस्ट होता है और वहाँ पे डिसअपियर नहीं है, रीअपियर है, ये सॉरी, स्ट्रीम्स रीअपियर। और यहाँ पे एक ढूंढवा पार्क भी है, नेशनल पार्क, ढूंढवा नेशनल पार्क भी यहाँ पे सिचुएटेड है। और भांगर में क्या है, ये भांगर और खादर जो है फ्लड प्लेन्स से बने हैं। फ्लड प्लेन्स क्या होता है, फॉर सपोज कोई रिवर जो है, मतलब मिलियंस ईयर्स अगो जब नॉर्मली रिवर्स जा रहे थे तो अपने रिवर बेड को चेंज करते रहते थे। तो जब इस फ्रीक्वेंटली चेंजिंग होती थी रिवर बेड, रिवर यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो इस तरीके से वहाँ पे पूरी एलिवियल डिपॉजिट हो जाती थी, ठीक है ना। तो ये सारे फ्लड प्लेन्स, एक तरीके से फ्लड ही कॉज हो रहा है ना, तो फ्लड प्लेन्स जो है बन जाते हैं और उस फ्लड प्लेन में एलुवियल बहुत ज़्यादा, तो इन दोनों में ही एलुवियल डिपॉजिट है। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना ही है कि इसमें ओल्ड एलुवियल है, इसमें न्यू एलुवियल है। अब वो कैसे देखते हैं हम अभी। तो ये जो भांगर है ये टेरेस लाइक फीचर्स होते हैं, मतलब ऐसे एक तरीके से थोड़े से हाइटेड होते हैं, और यहाँ पे कैलकरस डिपॉजिट होते हैं जिसको हम कंकर कहते हैं लोकल में, और यहाँ पे अपलैंड्स होते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीके से रिवर बेड से दूर, मतलब मान लो पहले रिवर यहाँ पे था और वो भी शिफ्ट होके रोज़ रोज़ यहाँ से मूव कर, ठीक है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल। ये एरिया क्या होगा, एलिवियल से डिपॉजिट हो गया, एलिवियल यहाँ पे बहुत ज़्यादा भर भर के होगा, बट वो हर बार रिप्लेनिश नहीं होगा ना, हर साल ये रिप्लेनिश नहीं होगा, एक बार डिपॉजिट हो गया वहीं पे रह गया, इसलिए इसको हम ओल्ड कहते हैं कि हर साल रिप्लेनिश नहीं होता। बट ये खादर क्या है, अभी रिवर जो है हर बार इसको रिप्लेनिश कर रही है, इसलिए इसको हम मोर फर्टाइल कहते हैं। और यहाँ पे जो है ऐसे कैलकरस डिपॉजिट नहीं होते, यहाँ पे फाइन स्लिट होता है, फाइन स्लिट क्ले होता है, इसलिए हम इसको मोर फर्टाइल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। मेन डिफरेंस तो ये न्यू और ओल्ड एलुवियल सॉइल की ही है। अब हम बात करते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे डिवाइडेड है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि मैंने बोला था कि नॉर्दर्न प्लेन्स बने किससे हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो उसी के हिसाब से इनके नेम्स भी है। यहाँ पे पंजाब प्लेन्स क्यों कहा है, इसको पंजाब प्लेन्स इसलिए कहा है कि वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, इंडस के जो 5 ट्रिब्यूटरीज है वो आके एक जगह पे मिलते हैं, ठीक है। उस जगह को हम क्या कहते हैं, पंजाब, क्योंकि जैसे कि हमने ये समास में भी पढ़ा है 5 नदियाँ जहाँ पे आके मिलती हैं, दैट इज पंजाब। आपके वो 5 क्या है, झेलम, रावी, चेनाब, बास और सतलज। ये 5 रिवर्स हैं, झेलम, रावी, तो मैं उसकी स्टार्टिंग लेटर लिख रही हूँ। ऐसे है, एक न्यूमोनिक काइंड ऑफ थिंग बना है, तो RCBS हम याद रख सकते हैं क्योंकि ये चारों नाम हम एक्चुअली भूल जाते हैं। झेलम तो हमको याद रहता है, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे झेलम याद रहता है और ये रावी, चेनाब याद रहते हैं, बट ये BS और सतलज भूल जाते हैं। आप अपने हिसाब से देख लेना कि पंजाब बोलते हैं आपको कौन सा रिवर फ्रिक्वेंटली याद रहता है, उसको छोड़ के हम निमोनिक बना सकते हैं, हमारी मर्जी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका गंगा। गंगा प्लेन्स में हमारे आते हैं घाघर टू तीस्ता रिवर। तो घाघर टू तीस्ता रिवर तक जो भी एरिया आता है उसको हम गंगा प्लेन कहते हैं या फिर गंगैटिक प्लेन कहते हैं। यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो ह्यूमिड है और सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और यहाँ पे हाई पॉपुलेशन भी है क्योंकि फर्टाइल सॉइल है ना, इसलिए। और ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या है, असम के वहाँ पे जो भी एरिया है हम उसको ब्रह्मपुत्र प्लेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स की। हम कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, देखो पहले हमने सबसे पहले देखा कि फ्रोज़न माउंटेन्स और उसके बाद हमारे प्लेन्स पे, और यहाँ पे हमारे मतलब पूरी ग्रीनरी देख ली। अब हम पूरी जो है डेजर्ट देखते हैं। तो हमारे इंडिया में मोस्ट प्रोमिनेंट डेजर्ट है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट जो है कवर्ड है, मतलब ये जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए ना, ये मैप में थार डेजर्ट जो है कैसे कवर्ड है वो बताने के लिए किया है। जिसके आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में वो पंजाब प्लेन से कवर्ड सराउंडेड है,
और साउथ में अरावली हिल से, और लेफ्ट साइड में रन ऑफ कच्छ से जो है थार कवर्ड है। ठीक है, यहाँ पे व्हेन द, अब सैंड ड्यून्स जो है यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। सैंड ड्यून्स क्या है? सो व्हेन द डेजर्ट विंड्स ब्लो they carry a lot of sand all around. When the wind stops blowing, the sand falls and gets deposited. This is called sand dunes. कैसे बताती हूँ? Again, let's take an example. यहाँ पे सो नॉर्मली डेजर्ट में बहुत सारे हवाएं चलती रहती है, तो हवा चल रही है, वहाँ पे इतनी सारी सैंड है, तो अपने साथ सैंड भी लेगी। तो ऐसे सैंड के साथ हवा चल रही है। एक टाइम आया, हवा रुक गया, तो सैंड जो है उस हवा में वो भी नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे नीचे गिर के ऐसे स्मॉल स्मॉल हिल्स, ये टेम्पररी होता है, आपको पता है सैंड से हम एक जोर से ढक्का मारेंगे तो कभी कभी गिर भी जाते हैं। तो ऐसे सैंड से बनी हुई स्मॉल स्मॉल हिल्स होते हैं, इन्हीं को हम सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। सो अगर आपको पूछे कि कोई मेन फीचर क्या है थार डेजर्ट में या फिर कोई भी डेजर्ट में, तो हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ठीक है, और ये टेम्पररी होते हैं, क्योंकि जैसे वापस विंड की डायरेक्शन चेंज हुई तो वो उनकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है या फिर वो डिसअपियर भी हो सकते हैं। सो मेनली एक एग्जाम्पल है इसका बर्चन। सो बर्चन जो है एक एग्जाम्पल है थार डेजर्ट के सैंड ड्यून का, जो एक क्रेसेंट शेप का है, और ये ज़्यादातर जैसलमेर के पास में पाया जाता है। और लॉन्गिट्यूडियल ड्यून्स भी होते हैं ज़्यादातर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में। ठीक है, और जैसे कि हमको पता ही है कि यहाँ पे बहुत ड्राई और एरिड रीजन होता है, और यहाँ पे बहुत स्कैंटी ऑफ रेनफॉल होता है, मतलब बहुत ही कम। ठीक है ना। सो यहाँ पे एक मेजर रिवर है, ल्यूनी रिवर, जो पाया जाता है, जिसकी लेंथ है 560 किलोमीटर। ठीक है ना। सो ये एक लाइफ सेवर है इसके लिए, इस थार डेजर्ट के लिए एक आध रिवर है जिसको हम कहते हैं ल्यूनी। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू पे। हम ऊपर से नीचे 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 आते जा रहे हैं, अब आ गए हम पेनिनसुला प्लेट्यू पे। तो पेनिनसुला प्लेट्यू जो है ओल्डेस्ट लैंडमास है हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि ये जब ये टेक्टोनिक वो हुई थी ना, टेक्टोनिक कोलिजन, उस टाइम पे भी ये स्टेबल था और ये मूव नहीं कर रहा था। एक तरीके से हम कह रहे हैं ओल्डेस्ट लैंडमास है हमारे इंडिया का। सो ये बना किससे? ओल्ड क्रिस्टेनियल रॉक्स ऑफ इग्नियस मेटामॉर्फिक ओरिजिन। तो ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं। सो अब हम बात करें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में दो भाग हैं हमारे, सेंट्रल हाईलैंड्स और एक डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू तो हम सारे लोग जानते हैं, ट्रायंगल शेप का, और सेंट्रल हाईलैंड्स जो ऊपर होते हैं। ठीक है, अब पहले हम सेंट्रल हाईलैंड्स की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो है बिलो गंजेटिक प्लेन्स, जैसे कि गंगा प्लेन्स के नीचे, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के लिए एक बॉर्डर क्या है? नर्मदा रिवर। ये साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है, ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर है। ठीक है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू के मेन फीचर्स है वो है मालवा, विंध्या और सतपुरा रेंजेस। ठीक है, मालवा टू बुंदेलखंड जो है, मालवा टू बुंदेलखंड है आपकी सेंट्रल हाईलैंड्स। तो हम एक बार इसके लैंडमार्क काइंड ऑफ थिंग देखें तो मालवा रेंजेस टू बुंदेलखंड एंड बघेलखंड जो है आपके रेंजेस तक है। और इसके कुछ रेंजेस की बात करें तो विंध्या एंड सतपुरा रेंजेस आर द प्रोमिनेंट वंस। और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है उसके पास है दामोदर रिवर। ठीक है, और इनके पास कौन कौन से रिवर्स है? चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ये सारे रिवर्स जो है इन रेंजेस के पास है। और ब्रह्मपुत्र छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास है आपके दामोदर रिवर। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास कौन सा रिवर है, तो वो है दामोदर रिवर। और ये जो है, अब हम आगे बढ़े तो हमारे पास है डेक्कन प्लेट्यू, जो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप का है, और ये पेनिनसुलर है जिसकी ये 3 साइड्स पे जो है वाटर से कवर्ड है। ये साउथ ऑफ नर्मदा रिवर है। और डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर है आपका सतपुरा रेंज, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। और इसके मेजर हिल्स है कैमूर, महादेव और माइकल हिल्स माइकल हिल्स। और ये एमपी में ये दोनों हिल्स, और माइकल हिल्स है एमपी और छत्तीसगढ़। एक तरीके से दोनों के बॉर्डर जैसा दिख रहा था मुझे मैप में तो। ठीक है, और अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स, अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय एंड असम। सो इसका पार्ट, ठीक है,
अच्छे से आपको मैं भी कंफ्यूज हो गई थी इसमें। यह है कि ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसका एक पार्ट जो है ईस्टर्न स्टेट्स में भी लाई करता है, जैसे कि मेघालय और असम। अब ये हुआ कैसे, ये भी टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हुआ है। तब जो उस तरीके से टेक्टोनिक डिस्टर्बेंसेस हुए थे तब ये दोनों अलग हो गए। फिर रिवर्स आए, रिवर्स ने इन दोनों लैंड मासेस को थोड़ा सा अलग कर दिया। तो इसके पार्ट जो है हम इनको भी डेक्कन प्लेट्यू ही मानते हैं, मेघालय और असम को, ठीक है। और ये मेघालयन प्लेट, इसको हम मेनली मेघालयन प्लेट्यू कहते हैं। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, घारवा, कासी और जैंतिया, ठीक है ना। इसमें कुछ चीज़ें होंगे जो बुक में मेंशन नहीं होंगे, बट टू गो इन डिटेल मैं ये सारा यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। और ये पेज जो है आई नो थोड़ा सा क्लमजी हो गया है, बट मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि ऐसे डिफ्रेंसिएशन में ऐसे होता रहता है। अब हम डेक्कन प्लेट्यू के भी पार्ट्स देखेंगे, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स यानी कि वेस्टर्न घाट्स में कुछ हिल्स जो है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, और द गैप्स बिटवीन द हिल्स आर कॉल्ड पासेस। मैंने पता नहीं क्यों यहाँ पे ब्रैकेट लगा है, बट लगा है। सो जो ऐसे हिल्स कंटिन्यूस हैं, मोस्ट ऑफ द हिल्स आर कंटिन्यूस, बट कोई हिल के बीच में गैप आ जाता है तो हम इसको कहते हैं पास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे गैप्स को हम पासेस कह रहे हैं। अब एग्जाम्पल है ऐसा थार घाट, भोर घाट, पाल घाट। सो इस वेस्टर्न घाट के एवरेज हाइट है ओवर 900 to 1600 मीटर्स, ठीक है। और इसकी हाईएस्ट पीक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी इन केरला ऑफ हाइट 2695। और वेस्टर्न घाट्स पे यहाँ पे जो विंडवर्ड साइड है यहाँ पे बहुत खूब भर के बारिश होती है, और यहाँ पे थोड़ी कम बारिश होती है। इसको हम ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, क्योंकि किसी माउंटेन की वजह से रेनफॉल जो है बदल रहा है। ओके, एंड ईस्टर्न घाट्स में क्या है, ये महानदी वैली टू नीलगिरीज, महानदी वैली से लेके नीलगिरीज तक ये स्प्रेड है। और इसकी हाइट जो है इससे थोड़ी कम है वेस्टर्न घाट से, एंड एवरेज हाइट है इसकी 600 मीटर्स। तो हाइट कम है तो 600 मीटर्स ही है सिर्फ, और ये थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस है। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम शेवरी, जेवाड़ी हिल्स इन तमिलनाडु, और इसका हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी, जो कि सिचुएटेड है उड़ीसा में, जिसका हाईएस्ट जिसका हाइट है 1501 मीटर्स। और डेक्कन ट्रैप भी एक चीज़ है। डेक्कन ट्रैप मतलब होता है कि वो डेक्कन ट्रैप जो है ब्लैक सॉइल से कवर्ड है, ठीक है। ब्लैक सॉइल से कवर्ड क्यों है, तो वो इसलिए है कि पास्ट में, मतलब पहले वॉल्केनिक इरप्शंस जो है इस जगह पे बहुत ज़्यादा होते थे। तो ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस जो लावा बाहर निकल गया है, वो जब नीचे डिपॉजिट हो जाता था तो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता था, और ये इग्नियस रॉक्स जब सॉइल में बदले तो ये ब्लैक सॉइल में बदल जाते हैं। और ये ब्लैक सॉइल जो है कॉटन उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कहलाया जाता है। सो इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसका मेन 1 मार्क का क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लैक सॉइल किस चीज़ को उगाने के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है, तो हम याद रख सकते हैं कॉटन। अब हम बात करते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब हम घाट्स में आ गए, अब और थोड़ा बॉर्डर में चले जाते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब ये होते कहाँ पे, हमने तो ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे घाट्स है, फिर कोस्टल प्लेन्स का है, तो मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। तो ये नैरो प्लेन्स होते हैं जो हिल्स ऑफ घाट्स एंड वाटर, यहाँ पे मान लेते हैं हमारे घाट्स है, यहाँ पे अगर घाट्स है और यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे नैरो प्लेन्स होते हैं, इतना गैप नहीं होता, बहुत नैरो प्लेन होता है, वहाँ पे ये लाई करते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट में डिवाइडेड है। तो वेस्टर्न कोस्ट में ये आता है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा को कोंकण कोस्ट कहते हैं, कर्नाटका को कन्नड़ प्लेन, और मालाबार को केरला को मालाबार कोस्ट से हम बोलते हैं। और ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिलिका आती है, ये याद रख सकते हैं हम, और ये मोर लेवल्ड होता है। और ये ओडिशा और आंध्र प्रदेश को जो कवर कर रहा है उसको हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, और तमिलनाडु को जो कवर कर रहा है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट उसमें, जिसको हम कहते हैं आइलैंड्स। सो इंडिया को आपने सोचा कि हमने इंडिया का हर पार्ट कवर कर दिया है, बट हमारे इंडिया के और एक पार्ट बाकी है जो वाटर में है, वो है आइलैंड्स। तो हमारे पास 2 प्रोमिनेंट आइलैंड ग्रुप्स हैं, जो एक वेस्ट में और एक ईस्ट में लाई कर रहे हैं, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सो लक्षद्वीप जो है मालाबार कोस्ट के बहुत पास में है, और ये कंपैरेटिवली इससे थोड़ा सा छोटा है। इसकी एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर, और 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, मतलब बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे हम रह नहीं सकते, ठीक है।
और यहाँ पे पिट्टी आइलैंड है जिसमें बर्ड सेंचुरी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और कावरत्ती जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। और ये आइलैंड्स जो है कोरल डिपॉजिट्स के लिए भी फेमस है। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर इसकी एरिया बड़ी है, और ये जो है इक्वेटोरियल क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करता है। और ये यहाँ पे मैं लिखना भूल गई, ये दोनों ही फ्लोरा और फाउना में रिच हैं, अच्छी फ्लोरा फाउना आपको देखने के लिए मिलेंगी। और ये जो है एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस भी प्ले करता है, हेल्प इन सर्विलेंस ऑफ सी लैंड कम्युनिकेशन में भी ये आइलैंड जो है हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ गया होगा। इफ़ यू डिड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर से, जिसमें हम कवर करेंगे मोस्टली हमारे अभी 3 चैप्टर्स बाकी है। एक तो पॉपुलेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैक्सिमम आपको कल तक इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।